इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन और नेशनलिज्म, ये तीनों कॉन्सेप्ट इतिहास में बहुत पावरफुल रहा है, जिससे नए देश बने हैं। आज़ादी, अपना कल्चर और एक अलग पहचान लोगों को इंडिपेंडेंस के लिए मोटिवेट करता है। इसीलिए 1920 में लगभग 50 स्वतंत्र देश थे और आज 2025 195 कंट्रीज है। 19वीं सदी के एंड में बड़े से बड़े साम्राज्य का पतन हुआ, जिसके वजह से नए राष्ट्रों का उदय हुआ। लेकिन अब जब साम्राज्य का युग खत्म हो गया तो क्या ये नक्शा पत्थर की लकीर बन गया? क्या ये कभी नहीं बदलेगा? बिल्कुल नहीं। 2011 में साउथ सूडान ने आज़ादी हासिल किया और बन गया दुनिया का सबसे नया देश। उससे पहले कोसोवो ने सर्बिया से आज़ादी हासिल किया था और आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की मांग उठ रहा है। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान हो, या फिर इन 4 देशों के बीच में फंसा कुर्दिस्तान हो, या कैटोलिनिया, या ताइवान, या फिलिस्तीन वगैरह वगैरह। इनके बारे में आगे बात होने वाली है। खैर, फ्रीडम मूवमेंट का सक्सेस लगातार लिमिटेड होते जा रहा है। मतलब आज के समय में जो स्वतंत्र आंदोलन है, उनके सामने आने वाले बैरियर्स बहुत कॉम्प्लिकेट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिक्स फ्रीडम मूवमेंट के सक्सेस और फेलियर को इन्फ्लुएंस करता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज के समय में आज़ादी की लड़ाई कैसे फेल होते जा रहा है। ये दौर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इस समय क्रांतिकारियों में एक अलग जोश देखने को मिला। इस समय कई बड़े से बड़े साम्राज्य कमजोर हो चुके थे। लोगों के बीच सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि खुद का अधिकार, सेल्फ रूल करने का इच्छा बढ़ रहा था। लोगों में एकता और संघर्ष की भावना, जिससे जन्म होता है नेशनलिज्म का। और नेशनलिज्म इस शब्द का पहला डॉक्यूमेंटेड यूज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान देखने को मिलता है। पहले के एरिया अंपायर या राजशाही के अंडर में आता था, जहाँ पे अलग अलग जातियाँ और कल्चर एक ही शासन के अंडर में रहते थे। नेशनलिज्म ने लोगों को ये एहसास कराया कि भाषा, कल्चर और अपने इतिहास के आधार पर एक इंडिपेंडेंस कंट्री बनाया जा सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने न सिर्फ राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका, बल्कि पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट मूवमेंट को प्रमोट किया, और इससे पॉलिटिक्स रिवॉल्यूशन और फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया मोड़ मिला। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया भर में फ्रीडम मूवमेंट का सेकेंड वेव शुरू होता है। बेसिकली इस वॉर से यूरोपियन पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और इसका फ़ायदा कॉलोनीज ने उठाया। लोगों ने आज़ादी की मांग शुरू कर दिया। अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट में कई देशों ने फ्रीडम स्ट्रगल शुरू कर दिया। इस समय ग्लोबल लेवल पर एक नया आइडियोलॉजी ट्रेंड कर रहा था, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब था कि सभी राष्ट्रों को खुद अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, वॉर के बाद यूरोपियन पावर जैसे ब्रिटेन और फ्रांस इकोनॉमिकली और मिलिटरली कमज़ोर हो गए थे, जिससे उनकी कॉलोनियल ग्रिप ढीली पड़ गया। इससे कॉलोनीज़ में इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बूस्ट मिला, क्योंकि कॉलोनियल पावर अपनी कॉलोनीज़ को कंट्रोल करने लायक नहीं रहे थे। ब्रिटेन के पास रिसोर्सेस और पॉलिटिकल विल कम था, जिसके वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट तेज हुआ और 1947 में इंडिया स्वतंत्र राष्ट्र बना। दूसरी तरफ अफ्रीकन कॉलोनीज जैसे नाइजीरिया, घाना और अल्जीरिया में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट ने जोर पकड़ा। इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी डच और फ्रांस से अपनी आज़ादी हासिल किया। इसके बाद 1990 के दशक में एक और बड़ा पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ, सोवियत यूनियन का पतन। इसके टूटने से ईस्ट यूरोपियन और मिडल एशिया में टोटल 15 देश बने। कुल मिलाकर 19वीं सदी में कई सारे देश कॉलोनियल रूल से अपनी आज़ादी हासिल किया और नए देश बने। लेकिन 21st सेंचुरी में बहुत कम देशों ने आज़ादी हासिल किया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कॉलोनियल एरा का अंत। लेकिन आज के टाइम पर लगभग सभी एरिया किसी न किसी देश का हिस्सा है, इसलिए नए देश बनने का गुंजाइश थोड़ा कम है। और 21वीं सदी में यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉज कंट्रीज़ की बॉर्डर और अखंडता को मान्यता देते हैं। इसलिए नए देश का फॉर्मेशन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का सहमति बहुत ज़रूरी होता है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। एग्जाम्पल के लिए साउथ सूडान एक एग्जेप्शन है। मतलब ये एक लंबे सिविल वॉर और इंटरनेशनल सपोर्ट के बाद उसे एक स्वतंत्र देश होने का मान्यता मिला। बलूचिस्तान, कैटोलोनिया, ताइवान, क्यूबेक और कुर्दिस्तान जैसे रीजन्स अपना एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, और यहाँ पे स्वतंत्र आंदोलन जोरों शोरों से हो रहा है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, कुछ रीजन्स के पास तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, आर्मी और पार्लियामेंट भी है, बस ज़रूरत है तो मान्यता की। आइए इन रीजन्स के पोटेंशियल और सिचुएशन पर नज़र डालते हैं। देखिए, पाकिस्तान 4 प्रोविंस में डिवाइड है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तून और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है।
और ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, लेकिन इसका फ़ायदा इनको नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ये पाकिस्तान का सबसे कम डेवलप्ड प्रोविंस में से एक है। However, it is rich in natural resources. The majority of the population here lives in dire poverty. बलूच लोग एथनिकल और हिस्टोरिकली पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। उनका लाइफस्टाइल, कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी पाकिस्तान के पंजाबी, सिंधी, पश्तून कम्युनिटी से अलग है। ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान को सेमी ऑटोनॉमी में रखा था, मतलब ये रीजन्स काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट था। ब्रिटिश ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन्हें इंडिपेंडेंट रहने का अधिकार था, लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद खान मीर अहमद खान ने पूरी तरह से आज़ादी का डिमांड किया था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान सेना ने कलात पर कब्जा करके बलूचिस्तान को धोखे और ज़बरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया था। इस साल बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल ने और जोर पकड़ा, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूचिस्तान ने सेल्फ इंडिपेंडेंट की घोषणा कर दिया। आज बलोच माए ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। बलूच नेता मीर यार ने खुद को आज़ाद बलूचिस्तान का पहला प्रेसिडेंट घोषित किया। देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन करने से कोई देश आज़ाद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर दिन 2-3 देश आज़ाद होते थे। अगर इंटरनेशनल सपोर्ट बलूचिस्तान को मिलता है तो काम थोड़ा आसान होगा। क्या भारत इंटरनेशनल लेवल पर बलूचिस्तान को सपोर्ट करेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसे चाइना बलूचिस्तान में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ चाइना के इन्वेस्ट से पाकिस्तान को बलूचिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, और ये चीज़ फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ के आवाज़ को दबाता है। कैटालोनिया स्पेन का ऑटोनॉमी रीजन है, जिसका अपना कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन है। 2017 में कैटालोनिया ने एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया था, जिसमें 92% लोगों ने इंडिपेंडेंट के फेवर में वोट दिया था, लेकिन स्पेन के गवर्नमेंट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। आज 2025 में कैटालोनिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट पीसफुली और पॉलिटिकली चल रहा है। कैटालन नेशनलिस्ट पार्टी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की जगह पॉलिटिकल प्रेशर और यूरोपियन यूनियन के जरिए इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी आवाज़ को उठा रहा है। स्पेन गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी बढ़ाने का प्रपोजल दिया, लेकिन आज़ादी नहीं। ताइवान खुद को इंडिपेंडेंस कंट्री मानता है। We are an independent country. We have the military. लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। कैसे? वन चाइना पॉलिसी ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक सिद्धांत है जो चाइना की यूनिटी को डिफाइन करता है। मतलब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना है, और ताइवान भी इसी पॉलिसी के अंडर में आता है, क्योंकि 1949 से पहले ताइवान चाइना का हिस्सा था। The mainland would not allow two Chinas or one China and one Taiwan. They insisted on having one China. देखिए, 1949 से पहले चाइना में सिविल वॉर शुरू था। ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी ये सिविल वॉर हार गया था। यहाँ से हारने के बाद ROC ताइवान में जाकर अपना सरकार बनाता है, और तब से अब तक ताइवान चाइना से अलग मानता है। वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी देश चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहता है, उससे ताइवान को चाइना का पार्ट मानना पड़ता है। इसलिए बहुत से देश ताइवान को एक देश का मान्यता नहीं देता है। यूनाइटेड नेशन भी ताइवान को एक देश होने का मान्यता नहीं देता है, कारण वन चाइना पॉलिसी। ताइवान सेमीकंडक्टर और टेक सेक्टर में ग्लोबल लीडर है, जो इंटरनेशनल ट्रेड और सप्लाई चेन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ताइवान का पॉलिटिकल आइडेंटिटी और ग्लोबल पोजीशन लगातार इम्प्रूव हो रहा है, और ताइवान अमेरिका और चाइना के रिलेशन से डायरेक्ट लिंक है। वेस्ट एशिया में लोकेटेड इन 4 देशों में फैला कुर्दिस्तान, जो लगभग एक सदी से अपना सेपरेट कंट्री की मांग कर रहा है। देखिए, कुर्दिस्तान इनफॉर्मल ज्योग्राफिकल एरिया है, जो मेनली कुर्द जाति के लोगों के द्वारा बसाया गया है, क्योंकि कुर्द लैंग्वेज कल्चर टोटली डिफरेंट है इन चारों देशों से, और ये कुर्दिस्तान का एरिया ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इसलिए ये चारों देश नहीं चाहते हैं कि ये एरिया हाथ से निकल जाए। 2017 के रेफरेंडम के बाद ये फ्रीडम मूवमेंट थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि कुर्दिस्तान को कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला था। ऐसे ही कई सारे रीजन्स हैं जो सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं, जिसको एक करके बताने जाओ तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन इन सब का एक ही मकसद है, आज़ादी, ताकि इनका कल्चर फले फूले। और कुछ रीजन्स में पॉलिटिकल मकसद भी है। लेकिन नए देश न बनने का कारण नए देशों को रिकॉग्नाइजेशन के लिए
यूनाइटेड नेशन और मेजर पावरफुल कंट्री का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, ये काफ़ी मुश्किल होता है। 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ कंट्री के बॉर्डर को स्टेबल रखने पर जोर देते हैं, जिससे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कम मिलता है। देखिए 19वीं सदी में फ्रीडम स्ट्रगल मेनली आर्म रिवोल्ट और नेशनलिज्म पर बेस था, जो कॉलोनियल पावर से लड़े और उनकी वीकनेस की वजह से कई सारे देश आज़ाद हुए। आज 21वीं सदी में चीज़ें टोटली डिफरेंट है। आज का फ्रीडम स्ट्रगल कॉलोनाइजेशन के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरनल डोमिनेंस के खिलाफ होता है, जो पीसफुली डिप्लोमेटिक और डिजिटल तरीकों पर फोकस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।